नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि लक्ष्मी नगर में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर बना हादसे का कारण। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस दौरान 7 दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में भीषण आग लगी है और ऐसे में ट्रांसफार्मर बना है हादसे का कारण और 3 इमारतों के साथ ही 14 फ्लैट जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और 7 दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित रमेश पार्क इलाके में शुक्रवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। नानक मोटर के पास लगी ये आग एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर से शुरू हुई, जो कि देखते ही देखते आसपास की 3 इमारतों तक फैल गई। आग की चपेट में कुल 14 फ्लैट आ गए हैं और जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। प्रभावित परिवारों को फिलहाल पड़ोसियों और परिचितों को यहां ठहराया गया है। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। प्रारंभिक जांच में ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि सटीक कारणों की जाँच जारी है। वहीं गाजियाबाद से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल में टीचर पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। आरोप है कि एक बच्चे ने घर जाकर अपनी मां को बताया कि क्लास में टीचर ने होली और दीपावली की अच्छी त्यौहार नहीं बताया है, जबकि ईद को बेहतर बताया है। बच्चे की बात सुनकर अभिभावक स्कूल पहुंचे और संबंधित टीचर से मिलने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि स्कूल स्टाफ ने उन्हें मिलने नहीं दिया और इस बात से नाराज अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाए और अब पूरे मामले में स्पष्ट जवाब की मांग की जा रही है। मामला सामने आने के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल स्कूल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि स्कूल में त्योहारों को लेकर ये बड़ा विवाद सामने आया है। स्कूल की जो टीचर है उन्होंने होली और दीपावली को सही नहीं बताया है। ऐसे में टीचर पर गंभीर आरोप लग रहा है। होली और दिवाली को खराब त्यौहार बताया है, जिसके बाद से अभिभावकों ने भी सवाल उठाया है। हालांकि अभिभावक जो हैं वो स्कूल पहुंचे हैं, लेकिन टीचर से इस दौरान मिलने नहीं दिया गया है, जिसके बाद से अब ये बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से निकलकर सामने आ रही है। अभिभावकों ने इस पर सवाल उठाया है और होली और दिवाली को टीचर ने खराब बताया है और इसके बाद से अब सवाल उठने लगे हैं कि ऐसी शिक्षा स्कूल में दी जा रही है, जहां पर स्कूलों पे ऐसे में टीचर पर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। टीचर ने ईद को बेहतर त्यौहार बताया है और इसके बाद से जो फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो स्कूल पहुंचे हुए हैं। हालांकि स्कूल की तरफ से टीचर से मुलाकात नहीं हुई है और कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो स्कूल की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर अभिभावकों ने टीचर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। स्कूल में त्यौहार को लेकर ये बड़ा विवाद हो गया है और ऐसे में टीचर ने दीपावली और होली को अच्छा त्यौहार नहीं बताया है, जबकि ईद को बेहतर बताया है, जिसके बाद से बच्चे ने ये सारी बातें जो हैं घर पर जाकर परिजनों को बताया और जिसके बाद से परिजन जो है वो स्कूल पहुंचे हुए हैं। और उसके राकेश जी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, और उनसे जानते हैं कि राकेश, आखिर पूरा मामला क्या है। जी मैम, बिल्कुल। गाजियाबाद से ये जो वीडियो जो है वायरल हो रही है कि गाजियाबाद में एक संवेदनशील मामला सामने आया। मैम, जो सेंट जेवियर स्कूल है गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में, मैम यहाँ पे एक स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया गया है, जो उसकी माँ ने शिकायत की है क्लास टीचर के द्वारा कि उनको जो है त्योहारों में हमारे जो हिंदू त्योहार है इसके बारे में गलत पढ़ाया जाता है, बल्कि जो ईद है उसको बेहतर बताया गया है। जी मैम, इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से हिंदू जो त्योहार है, जैसे कि होली है, इस पे जो केमिकल वगैरह होती है इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो दिवाली होती है इस पे पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, जो कि ईद को इन्होंने शांतिपूर्वक बताया है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या राकेश, स्कूल की तरफ से कुछ बयान निकलकर सामने आया है या टीचर से कोई बयान निकलकर सामने आया है?
जी मैम टीचर से बच्चे की माता ने मैम संपर्क करने की कोशिश की है, पर जो संबंधित टीचर है उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, जो कि मैम सिक्योरिटी गार्ड ने भी उनसे मिलने के लिए मना कर दिया गया है। अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस मामले में राकेश? मैम अभिभावक का कहना है कि इसके ऊपर उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि इसके जो बच्चे को एडमिशन कराया गया है, हालांकि वो उनको फिर से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश। वहीं नोएडा में कूड़ा निस्तारण में लापरवाही पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। जन स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन के मामले में नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 5 और सेक्टर 8 में स्थित 2 क्लाउड किचन और साथ ही सागर मोटर्स पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया है कि इन संस्थाओं में कचरा प्रबंधन और सफाई मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी और स्वास्थ्य संबंधित खतरा पैदा हो रहा है। और इसी को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी संस्थाओं से अपील की है कि वो साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण के नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके। वहीं गाजियाबाद में बढ़ती भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि लू का असर शरीर के कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है और कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वो अधिक से अधिक पानी पिएं, भले ही प्यासे ना रहें, और साथ ही ORS, लस्सी और छाछ और नींबू जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। बाहर निकलते समय हल्के रंग के कपड़े, टोपी, छाता और चश्मे का उपयोग करने के लिए भी बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ ही वर्कर्स को निर्देश जारी किया गया है। कार्यस्थल पर पीने के पानी, छायादार स्थान और नियमित विश्राम की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। प्रशासन का कहना है कि इन सावधानियों का पालन करके हीट वेव के खतरों से बचा जा सकता है और जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है। मुजफ्फरनगर में स्ट्रीट डॉग के बढ़ते हमलों से लोग परेशान हो गए हैं और ऐसे में परेशान लोगों ने अब सावधान की दिशा में कदम उठाया है और अब इसको देखना होगा कि स्ट्रीट डॉग जो हैं उसको देखते हुए जो लोग काफ़ी परेशान हैं, और जिसके बाद से समाधान की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया गया है। नगर की गांधी कॉलोनी में स्थानीय निवासियों ने एक NGO की मदद से स्ट्रीट डॉग नसबंदी अभियान शुरू किया है और ताकि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। और इस अभियान के तहत शुक्रवार को अर्जुन फाउंडेशन की टीम ने इलाके से करीब 10 स्ट्रीट डॉग को पकड़ा है और इन सभी कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीन के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद से उन्हें मूल स्थान पर वापस छोड़ दिया जाएगा। अर्जुन फाउंडेशन के डॉक्टर संदीप अरोड़ा के अनुसार संस्था जो है पिछले 1 साल से इस तरह का अभियान चला रही है और अब तक करीब 200 कुत्तों की नसबंदी कराई जा चुकी है। उनका कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इलाके में सभी स्ट्रीट डॉग कवर नहीं हो जाते हैं। और वही स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्तों और बंदरों के बढ़ते हमलों से लोग काफी परेशान हैं, इसलिए जन सहयोग से ये बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। और इस अभियान का मकसद इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को कम करना और सुरक्षित माहौल बनाना है। इस तरह से है कि कुछ दिन से ना हमारे क्षेत्र गांधी कॉलोनी में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बंदर और कुत्तों से यहाँ गांधी कॉलोनी की जनता काफ़ी परेशान है। आए दिन कुत्ते उन्हें काट रहे हैं, बंदर काट रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए लगातार गांधी कॉलोनी निवासी हमारे क्षेत्र के लोग बड़े परेशान हैं। काफ़ी उन्होंने प्रयास करा, इस बारे में उन्होंने धरना भी दिया और मंत्री से भी मिले, चेयरमैन साहब से भी मिले, प्रशासन से भी मिले। लेकिन शासन प्रशासन के नियम में और कार्रवाई में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इस समस्या को देखते हुए हमने ये प्रयास किया है। मंत्री से भी बात हुई है, हमारी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, प्रशासन से भी बात हुई है। तो हमने ये प्रयास किया है कि जन सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो सके। देखिए जी, हमारी जो संस्था है ये एनिमल राइट्स के लिए काम करती है। इसमें नसबंदी कार्यक्रम हो गए, टीकाकरण हो गया, और इसके साथ साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं बेजुबान जानवरों के साथ में, जैसे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया या कोई बच्चा पैरालाइज्ड हो जाता है या किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है, तो उनका भी हम उपचार कराते हैं। उसके लिए हम सरकारी अस्पताल में भी संपर्क रखते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो प्राइवेट डॉक्टर्स को भी हम अप्रोच करते हैं और वहाँ भी ट्रीटमेंट कराते हैं। हर रोज आप कितने कुत्ते पकड़ते हो और फीमेल है या मेल दोनों पकड़ते हो? देखिए,
जो अभी हाल फिलहाल में हमारे गांधी कॉलोनी एरिया में एक मांग चल रही थी कि बंदरों और कुत्तों को यहाँ से उठाया जाए या डिसलोकेट किया जाए, क्योंकि काफ़ी बंदरों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। तो आए दिन कुछ क्लैश होता है इंसानों और जानवरों के बीच में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया और उनको समझाया कि इनकी नसबंदी और टीकाकरण एकमात्र उपाय होता है, स्पेशली डॉग्स के रेफरेंस में। और बंदर जो है वो वन्य जीवों में आता है, तो उसको हम जंगल में या किसी वन्य क्षेत्र में छोड़ सकते हैं, लेकिन वो काम भी वन। वहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। पुलिस कमिश्नर JR गौड़ के निर्देश पर सभी थानों की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG टीम को भंग कर दिया गया है और इस आदेश के बाद से अब सभी पुलिसकर्मियों को केवल वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी। पहले SOG टीम के सदस्य सादे कपड़ों में और ऑपरेशन और साथ ही कार्रवाई भी करते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वर्दी में ड्यूटी करने से आम जनता को पुलिस की पहचान स्पष्ट होगी और कार्यप्रणाली में सुधार आएंगे। हालांकि इस फैसले के बाद से पुलिस विभाग के भीतर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है और अब देखना होगा कि इस बदलाव का जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी पर हमले की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए अचानक से ही हमला बोल दिया, जिससे वो घायल हो गए। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। घायल आसिफ सैफी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और हालातों पर नजर रखा जा रहा है। वहीं थाना भवन क्षेत्र में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह हादसा गांव के बैसैनी इस्लामापुर के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और 3 युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राजू, बिट्टू और सुभाष के रूप में हुई है, जो आसपास के गांव के रहने वाले थे। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल में चीख पुकार का माहौल बन गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों ने एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वहीं थाना भवन के प्राचीन सिद्धिपीठ मंदिर कोचोरी थाना में लंबे समय से रुका सौंदर्यीकरण कार्य अब दोबारा शुरू होता नजर आ रहा है। दरअसल मंदिर परिसर में कई महीनों से काम ठप पड़ा था, जिसे महंतों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी थी। मामला सामने आने के बाद से ठेकेदार हरकत में आ गए और जेसीबी मशीन लगातार सफाई और शुरुआती कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार की योजना के तहत करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से मंदिर परिसर में बरामदा, हॉल और अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित है। महंत योगी सतीश नाथ और योगी अर्जुन नाथ ने काम में देरी को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से अब प्रशासन और ठेकेदार सक्रिय हुए हैं। ठेकेदार ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 से 3 दिनों में निर्माण कार्य जो है पूरी गति से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल आश्वासन मिलने के बाद से महंतों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि फिर से लापरवाही हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जो है थोड़ा काम शुरू हुआ ठेकेदार के तरफ, तो इसमें इसने 4-5 दिन का टाइम लिया है। वो 4-5 दिन के बाद बाबा जी काम शुरू कर देंगे। अगर 4-5 दिन के बाद वो काम शुरू नहीं करता है तो हम अपनी भूख हड़ताल करेंगे। वैसे मीडिया वालों का बड़ा धन्यवाद करते हैं, इन बच्चों ने हमारा बहुत साथ दिया।
नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। नोएडा प्राधिकरण शहर में ई बस सेवा शुरू करने जा रहा है और जिसके तहत जून के अंत तक 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा और इन बसों का संचालन यूपी परिवहन विभाग यानी कि रोडवेज द्वारा किया जाएगा। प्राधिकरण ने तय किया है कि रूट्स की सूची जो है परिवहन विभाग को भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 90 में बने बस टर्मिनल से इन बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि बोटैनिकल गार्डन पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। शुरुआत में 4 प्रमुख रूट्स पर इन 50 बसों को चलाया जाएगा, जिसमें से शहर के अलग अलग हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बसों का किराया भी यूपी के रोडवेज बस द्वारा तय किया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों को सस्ता और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना होगा। वहीं नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के हिंसक होने के मामले में अब बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में करीब 150 नकाबपोश उपद्रवियों को पहचान की गई है, जबकि आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस हिंसे की साजिश 13 अप्रैल से पहले की ही रची गई थी। जांच के दौरान 200 से ज्यादा सीसीटीवी और वीडियो भी खंगाले गए हैं और उनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई आरोपियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे ताकि पहचान छुपाई जा सके। वहीं कुछ महिलाओं की सहभागिता की भी पूरी घटना में सामने आई है। पुलिस के सोशल मीडिया और वायरल वीडियो से भी अहम सुराग मिले हैं, जिससे जाँच की गति मिली हुई है और फिलहाल मुख्य आरोपियों की रिमांड पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार सबूत जुटाकर कार्रवाई को तेज कर रही है। मुजफ्फरनगर के चरथावल कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई है और घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 55 साल के राजू उर्फ राजकुमार चौकीदार का काम करते थे और अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी और इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। परिजनों ने कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हर एंगल से जांच की जा रही है। यह मेरा भाई राजू यहाँ पिछले 4 साल से रात को ड्यूटी करता था। शाम को आता था, सुबह 8 बजे 8-9 बजे घर वापस चला जाता। आज सुबह मेरे पास फोन आया मास्टर जी का कि राजू को चोट लग गई है। मैं जंगल में था, मैं आया, फिर मास्टर जी ने कहा इसका तो मर्डर हो गया। कितनी उम्र थी इसकी? 48 साल उम्र थी। पिछले 4 साल से काम कर रहा था यहीं पर। परिवार की कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं भाई साहब, हम 9 भाई है चचा ताऊ के, आज तक हमारे पे 151 भी नहीं है। सुबह हमारा एक सिपाही वार्ड पे था, तो उसको ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो यहीं पर काम करते थे, राजू राजकुमार नाम के, उनकी किसी धारदार हथियार से मार के हत्या हो गई है। तत्काल थाना प्रभारी में टीम के मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया है और ये राजकुमार उर्फ राजू, लगभग इनकी उम्र 50 वर्ष है और इनकी पत्नी, ये दोनों लोग स्कूल में काफी समय से यहाँ पे काम कर रहे थे। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है जो प्ले स्कूल से लेकर 12th तक संचालित होता है। इसमें कुछ निर्माणाधीन बिल्डिंगें भी हैं और इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है कि क्या कारण थे, क्यों ये हत्या हुई है और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसओजी की टीम और थाने की टीम, सर्किल से जिले के स्तर से कई टीमों का गठन कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें शीघ्र ही इसका। महागुन मेट्रो मॉल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज व्यापारियों ने मॉल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा करते हुए एंट्री और एग्जिट गेट कुछ समय के लिए बंद कर दिया और इससे मॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्राहकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का आरोप है कि वो पिछले 3 सालों से नियमित रूप से सभी शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मॉल में एसी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और लाइटिंग व्यवस्था भी खराब है। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रबंधन केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है और इसका असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक भी इन समस्याओं से असंतुष्ट रहता है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी
मशक्कत के बाद दुकानदारों को शांत कराया। बातचीत के बाद से व्यापारियों ने मॉल प्रबंधन को 28 तारीख तक का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो दोबारा प्रदर्शन करेंगे। वहीं हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में करीब 8 दिन पहले हुई जानलेवा फायरिंग की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि एक सब्जी विक्रेता पर पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी विनीत भटनागर ने पुलिस कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि घटना के बाद से मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को बाबूगढ़ प्रभारी मुनीश प्रताप ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए गंगा एक्सप्रेसवे के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध तमंचा, 5 खोखा कारतूस और घटना में उपयोग की गई गाड़ी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई है, जिसके बाद से पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 15 अप्रैल को गांव गोहरा आलमगीरपुर में शाम के समय 7:30 बजे के आसपास एक सब्जी विक्रेता के प्रतिष्ठान पर, उसके ठेले पर झगड़ा हुआ था और कुछ लोगों ने वहां पे लोगों को आतंकित करने के लिए फायरिंग करी थी। पुलिस के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था क्योंकि लोगों ने वहाँ दहशत फैलाने का प्रयास किया था। हमारी पुलिस उसमें काफ़ी गंभीरता से लगी हुई थी। इस घटना का खुलासा हुआ है। वो घटना में तो 2 लोग नामजद थे और कुछ लोग अज्ञात थे। इस पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को हम लोगों ने जो है वर्कआउट किया है। इसमें पुलिस ने कल 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं जिनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए और उन्होंने घटना में अपना शामिल होना स्वीकार किया है और बताया है कि एक व्यक्ति जिसके कुछ पैसे का जो है सब्जी खरीदने के बाद पैसे लेने का विवाद था, जब इस सब्जी विक्रेता ने पैसे मांगे तो उन्होंने गुंडई दिखाते हुए उसको आतंकित किया और फिर अपने साथ में कुछ लोगों को बुला करके उनसे वहाँ पे फायरिंग कराई दहशत फैलाने के लिए। और इसमें इस व्यक्ति के भी गोली लग सकती थी, तो इस पर पुलिस मुकदमा कायम किया था, उसी का आज खुलासा हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।